हेलो गाइस, मैं सोहित चौहान स्वागत करता हूं आपका एक और बार फिर माइंड टेट पे। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का ये पार्ट 6 है बच्चों। और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो बच्चों, जो पार्टिकल नेचर है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो क्या है, और इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको जो पिछला लेक्चर था आपका पार्ट 5 उसमें बताया था। इसमें मैं कंटिन्यू करूंगा बच्चों की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह क्यों आई, किस लिए आई और ये क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा बच्चों डिटेल में। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। तो some of the experiment phenomenon such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of electromagnetic radiation. However, following are some of the observations which cannot be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as a classical physics. तो बच्चों, जो भी सारे एक्सपेरिमेंट जो फेनोमेनास किए, जैसे कि आपका डिफ्रैक्शन है उनमें से एक आपका, और आपका जो है इंटरफेरेंस है, तो ये सारे क्या थे हमारे, हम इनको जो है वेव नेचर से शो कर पा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ये सारे फेनोमेनास को। लेकिन बच्चों, कुछ कुछ ऐसे फेनोमेनास थे जो कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो हमको क्या क्या नहीं कर पा रही थी, ये सारे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर फेनोमेनास। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि ये जो है क्यों नहीं करा पा रही थी। तो उससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको मैं बता देता हूं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है। चलिए इसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। तो डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल। अब बच्चों, यहाँ पे एक टर्म आया है डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन को समझिए। डिफ्रैक्शन क्या है, कोई भी आपने मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी शेप का हो सकता है, ऐसे करके क्या होता है, जब हमारी वेव कुछ इस तरीके से जब आती है तो इसको क्या करती, वो वेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से आपकी वो वेव जो है, और इस तरह से वो निकल जाती है। आप समझना, इसको थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि वेव जो होती है, ऑब्स्टिकल यदि कोई आता है, उसकी रुकावट आती है, तो वो उसको बेंड करते हुए इस तरह से निकल जाती है। तो ये तो हुआ बच्चों के हमारा डिफ्रैक्शन। तो बच्चों, जब कोई दो वेव आती हैं, जिस तरह से आपको एक ब्लू वेव दिख रही है और एक मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कोई एक रेड वेव आ रही है, तो यहाँ पे ये जो वेव आती हैं बच्चों, और ये क्या करती हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या फिर मिल जाती हैं कुछ तरीके से। ये समझिए आप, ये मिल गई है ना। तो होता क्या है बच्चों, जब ये मिलती है तो कुछ ये फिर प्रोपोगेट करती है कुछ आगे पीछे कुछ तरीके से, है ना। तो होता क्या है बच्चों कि जब कोई दो वेव आती हैं और इंटरफेरेंस होता है उनके बीच में, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इंटरफेरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेव्स ऑफ अ सेम और अ डिफरेंट frequencies to give a wave whose distribution at a each point in a space is algebraic or a vector sum of a disturbance at that point resulting from the interferencing wave। तो ये होता है हमारा इंटरफेरेंस। अब समझे आप क्या होता है, ये होती है बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इसको आप समझ चुके होंगे क्या होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट थे जो कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स या जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह था वो सही से इसको नहीं समझा पा रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो नेचर होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ हॉट बॉडी, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है, वो जो है सही से हमको समझ नहीं आ रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब ये क्या चीज़ होती है आपकी एक ब्लैक बॉडी, वो जरा समझिए। ब्लैक बॉडी का मतलब बच्चों ये है कि कुछ इस तरीके का हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको इतना हीट करते हैं हम किसी भी एक हीटिंग ऑब्जेक्ट से कि वो क्या हो जाए, कुछ रेडिएशन छोड़ने लगे कुछ इस दशा में, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे करके क्या होगी कि वो रेडिएशन जब छोड़ेगा तो उसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी बच्चों को साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके नाम पे या किसी तरीके से दिया है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो काली बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि वो जो है एक ऐसी बॉडी होती है जो कि हीट को क्या करती है, रेडिएट करती है या फिर हीट को अपनी अंदर से बाहर की ओर छोड़ती है, उसको हम बोलते हैं हीट बॉडी या ब्लैक बॉडी। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट था आपका, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ रेडिएशन स्ट्राइक इट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है बच्चों कि कोई जब मेटल्स रहता है और उस मेटल पे हम क्या करते हैं, कोई इस तरह की लाइट बीम को छोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है,
उसके अंदर का कोई ऐसे करके देखिए मेटल की प्लेट है और इसमें मैं कोई सा इलेक्ट्रॉन या फिर कोई जो है क्या करता हूँ, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक का ये मतलब है कि मैं लाइट की हेल्प लेके इसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करूँगा। तो इससे क्या करने निकलेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक ई नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस को लेते हैं और उसमें से कोई एक लाइट बीम को जब पास कराते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आता है, और जो कि आप मैंने ई नोट से इसको दिखा दिया है। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सब बातें बच्चों जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमको जो क्लासिकल फिजिक्स है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी उससे ये हमको समझ नहीं आ रहा था ये होती क्यों है ये सब प्रक्रियाएं। थर्डली क्या था, जो वेरिएशन ऑफ अ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब हीट कैपेसिटी का ये मतलब होता है बच्चों कि जब हम किसी चीज़ को जब उसमें टेम्परेचर देके उसकी हीट बढ़ाते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट में क्या वेरिएशन आएगा, वो कितनी हीट को कैपेसिट कर पाएगा, सॉलिड जो है कितना टेम्परेचर देने पे, ये सारी बातें जो है हम इससे नहीं समझ पा रहे थे। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जो फोर्थ पॉइंट था आपका, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लासिकल फिजिक्स आपको नहीं समझा पा रही थे, वो था आपका कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा बच्चों ये होता है कि जब हम हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है किसी हाई स्टेट पे पहुंचाते हैं तो आपको क्या होती है, कुछ लाइन स्पेक्ट्रा मिलती हैं। और वो लाइन जो स्पेक्ट्रा होती हैं वो आपको कई तरह की जो हैं प्रॉपर्टीज़ बताती हैं किसी भी एटम की, और कई कई कलर्स में जो हैं वो बढ़ती हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने। दीज फेनोमेना इंडिकेट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट्स, ऑल पॉसिबल एनर्जी कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। बच्चों क्या है यहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी जो आपका एटम्स होता है वो क्या करता है, कोई डिस्क्रीट अमाउंट में ही एनर्जी लेता है ना। ये जो है संभव नहीं है कि उस एनर्जी को हम जो है और देते जाएं उसको या उससे रेडिएटेड कराते जाएं, है ना। कुछ अमाउंट तक ही वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या लेगा। और इट इज अ नोट बढ़ती है, आपके नोट में भी डाल लीजिएगा इस पॉइंट को जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इट इज़ अ नोट बढ़ती डेट द फर्स्ट कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन फॉर द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन अबव वाज गिवन बाय द मैक्स प्लैंक इन 1900। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना विच इज गिवन बिलो। तो बच्चों जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था जो मैक्सवेल ने 1900 में हमको बताया था, उसी के बारे में देखते हैं नीचे क्या क्या लिखा है यहाँ पे कि हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ अ वेवलेंथ। तो कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट जो रहता है, हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इमिट करता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक वाइड रेंज उसकी वेवलेंथ पे। अब वेवलेंथ का ये मीन है कि अब जैसे आपको मैंने वेवलेंथ तो बता ही दिया था क्या होता है, तो उस वेवलेंथ के अनुसार वो जो है कई वाइड रेंज बताता है वेवलेंथ की, है ना। किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी वेवलेंथ होगी, इस तरह के वो है हमको क्या बताता है, वाइड रेंज बताता है वेवलेंथ के। और एट हाई टेम्परेचर पे बच्चों है ना एप्रिसिएबल पोर्शन ऑफ अ रेडिएशन, मतलब कि जब हम हाई टेम्परेचर पे चले जाएंगे तो एक एप्रिसिएबल पोर्शन जो रहेगा रेडिएशन का इज ना विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। और वहाँ पे क्या होगा, एक विजिबल रीजन रहेगा उस स्पेक्ट्रम का। और एज द टेम्परेचर इज रेज, और जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है एक हाई पोर्शन ऑफ अ शॉर्ट वेवलेंथ जो कि ब्लू लाइट जनरेट होती है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो हाई पोर्शन जो है आपको वेवलेंथ का जो कि एक ब्लू लाइट है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डायग्राम से, वो आपको दिखेगी, है ना। और ये जनरेट होगी। और फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, बुक वालों ने लिया है कि एक जो जब हम क्या करते हैं आयरन रॉड लेते हैं हम कोई भी, उसको क्या करते हैं हीट करते हैं फर्नेस में। फर्नेस मतलब होती है भट्टी बच्चों, है ना। तो इट फर्स्ट टर्न टू अ डल रेड, अब पहले तो क्या होगी वो डल रेड में बदलेगी, एंड देन अ प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर एंड मोर रेड, और धीरे धीरे करके वो क्या होती जाएगी, लाल होती जाएगी। एज दी टेम्परेचर इंक्रीज है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, एज दिस इज अ हीट फर्दर, और वहीं पे जो है उसकी हीट भी बढ़ती जाती है। और जो रेडिएशन इमिटेड बिकम वाइट एंड देन बिकम ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई। और जैसे जैसे बच्चों आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, रोड आपकी पहले जो है रेड होती जाएगी, फिर वाइट, और फिर आपकी एकदम ब्लू हो जाएगी, है ना। और दिस मीन्स दैट द रेड रेडिएशन इज द मोस्ट इंटेंस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड ब्लू रेडिएशन इज अ मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रही हैं कि क्या
पहला तो ये कि जो रेडिएशन होंगी आपकी वो क्या होंगी, एक ऐसे पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ही क्या होगी, वो आपकी ज़्यादा होगी, मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा जब आपको रेड दिखेगी। और ब्लू आपको जब दिखेगी कि जब आपका ब्लू रेडिएशन जब दिखेगी जब टेम्परेचर एक कोई से अनदर पॉइंट पे ज़्यादा होगा। ये समझे आप, ये दोनों पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसका क्या मतलब लिखा है इन्होंने कि दिस मीन इंटेंसिटी ऑफ अ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इमिटेड बाय अ हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट टेम्परेचर। तो बच्चों जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। अब यहाँ तक बच्चों आपने जो है इस बुक से पढ़ा, अब जरा मैं आपको जो है ग्राफ बताता हूँ, उसके बाद आपको सब समझ आएगा। यहाँ पे ग्राफ देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं आपकी, उसी तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे देख रहे होगे वेवलेंथ जो है आपकी यहाँ से तो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यहाँ से देखिए आप 1000 से आपका 2000 जो वेवलेंथ है आपकी, उसके बीच में आप देखिए यहाँ पे जब टेम्परेचर T2 था तो आपकी देखो ये इंटेंसिटी कितनी बढ़ी, आपकी वेवलेंथ तो कम है यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट पे आप वेवलेंथ को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी आपको कम दिखेगी, है ना, 1000 से भी कम ही है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उसका। और वहीं पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हमने वो है टेम्परेचर को घटाया तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ती गई। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। जैसे जैसे मैं आपको टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी वेवलेंथ घट रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ मेरी वेवलेंथ बढ़ रही है। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, तो वो यहाँ पे इन सारे मैंने चीज़ों से आपको बताया। और वाई लेट 1850s जो है इट वॉज नोन दैट, है ना, 1850 में बच्चों ऐसा जाना जाता था कि ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो बच्चों ऑब्जेक्ट होते हैं वो कई कई मटेरियल से बने होते हैं, एंड केप्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, उनको जब डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है इमिट करते हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ऐसा 1850 में जाना जाता था, है ना। आल्सो व्हेन दी सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेडिएटेड विथ अ लाइट, जब आपकी सरफेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेडिएटेड होती है किससे, लाइट से, तो क्या होता है वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम बोल रहे हैं, अ पार्ट ऑफ अ रेडियन एनर्जी इन जनरल रिफ्लेक्टेड एज सच, अ पार्ट इज ऑब्जर्व एंड अ पार्ट ऑफ इट आर ट्रांसमिटेड। तो बच्चों आप समझ रहे हो उस पॉइंट से क्या लिखा है कि जब हम सरफेस जो रहती है किसी ऑब्जेक्ट की रेडिएटेड करती है विथ लाइट से, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो पार्ट रहता है रेडिएट एनर्जी का वो जनरली रिफ्लेक्ट होगा, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और जो पार्ट होगा आपका ऑब्जर्व एंड पार्ट ऑफ इट है ट्रांसमिटेड। तो आप समझिए इस पॉइंट को, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे अब देखिए इसका रीज़न क्या है ऐसा होने का। तो रीज़न ये है कि द रीज़न फॉर अ इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन इज़ दैट, ये जो ऑब्जर्वेशन हमको मिली वो इनकम्प्लीट है अभी। और इसका रीज़न ये है कि जो ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट जो कि आपका है कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आ रहा एज अ रूल जो है इन परफेक्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ रेडिएशन, एन आइडली बॉडी जो है विच इमिट्स एन ऑब्जर्व रेडिएशन ऑफ एन ऑल फ्रिक्वेंसी यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। यहाँ से पहली तो आपको बच्चों की डेफिनेशन मिली ब्लैक बॉडी की क्या होती है, और उससे आपको एक और चीज़ भी मिली कि बच्चों कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता जो कि पूरी पूरी जो है रेडिएट कर दे हीट को, या पूरी पूरी जो है क्या कर ले अपने अंदर समाहित कर ले। लेकिन बच्चों एक ऐसा बॉडी होती है जो कि ऐसा करता है, उसको हम आइडियली जो है बॉडी बोलते हैं, और वो होती है आपकी ब्लैक बॉडी। क्या करती है वो, या तो जो है लेती है तो पूरा पूरा लेती है और पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करती है। एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। रेडिएशन और ऐसी जो रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी देती है उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और प्रैक्टिस में यदि हम देखें बिल्कुल असली में जब इसका यूज़ करा जाता है तो नो सच बॉडी एग्जिस्ट, लेकिन असल में ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होती है। कार्बन ब्लैक जो कि अप्रोक्सीमेट जो है फेयरली क्लोज टू द ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक जिसको हम कोयला बोलते हैं आपका, वो कुछ लगभग जो है ब्लैक बॉडी के तक चला जाता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं हो पाता। और गुड फिजिकल एक्सप्रोमेशन जो है टू ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद अ टाइनी होल। हम क्या करते हैं ब्लैक बॉडी बनाने के लिए कैविटी बनाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा गड्ढा सा खोदते हैं, एक टाइनी होल खोलते हैं, और विच हैज नो अदर ओपनिंग, लेकिन उसकी क्या हो दूसरी ओपनिंग ना हो, सिर्फ एक ही तरफ से एंटर हो सके लेकिन अदर से वो ना जा सके, है ना। एनी रे एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल्स एंड विल बी इवेंचुअली ऑब्जर्व बाय द बॉल। लेकिन जो रेस आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होती रही अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर ना जाए। और ये ब्लैक बॉडी इज आल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर, और जो ब्लैक बॉडी होती है एक परफेक्टली रेडिएटर भी होती है, मतलब कि किसी भी रेडिएशन को अंदर समाहित कर ले एंड रेडिएट एनर्जी को, है ना। फर्दर मोर यदि हम आगे देखें तो एक ब्लैक बॉडी इज द थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज सराउंडिंग्स इट रेडिएट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया।
और बच्चों यदि हम आगे देखते हैं तो ये जो ब्लैक बॉडी होती है वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे होती है सराउंडिंग पे। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों कि वहाँ पे जैसे हीट आई तो आपकी बिल्कुल वो हीट ही क्या रहेगी, वहाँ पे थर्मल में रहेंगी, इक्विलिब्रियम में रहेंगी, मतलब ना तो अब हीट बढ़ रही होगी ना तो वो हीट जो है जा रही होगी। तो वो क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाती है और इट रेडिएट जो है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। और वो जो है हीट एनर्जी को अपने अंदर से रेडिएट करती है वो पर यूनिट एरिया पे करती है, मतलब उसके एरिया के अनुसार वो है हीट को देगी। जैसे किसी का, अब थोड़ा एग्जांपल से देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक आपका कोई भी प्लेट है, सरफेस है, उसका एरिया जैसे ए है, तो अब इस एरिया में जितनी भी हीट होगी, मान लो बच्चों इस पूरे एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक सब एरिया में, तो उतनी तो हीट वो देगा। यही तो है पर यूनिट एरिया का मतलब ये है कि पर यूनिट एरिया ही वो क्या करेगा, हीट अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। और इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम इट सराउंडिंग इन अ गिवन टाइम, और वो है किसी निश्चित समय में क्या करेगा, ऑब्जर्व भी करेगा हीट को। और जो अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड जो कि इंटेंसिटी है रेडिएशन की, मतलब समझने से बच्चों, जो अमाउंट होती है लाइट जो कि इमिट करता है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं रेडिएशन की, एक ब्लैक बॉडी से, एंड इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली इट ऑन टेम्परेचर। तो बच्चों अभी मैंने ग्राफ से आपको बताया था कि उसके टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी जो है हीट को रेडिएट करेगा, कितनी अपने पास रखेगा, है ना। और एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ अ वेवलेंथ। और बच्चों जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन इमिटेड जो कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ से होता है और रीचेज एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है एट अ गिवन वेवलेंथ एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, और फिर वो डिक्रीज होने लगता है, अभी मैंने ग्राफ में आपको बताया था। और फिर जो है फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ और एज शोन इन फिगर 2.8 में आपको मैंने बताया। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती गई इधर पे, इधर टेम्परेचर बढ़ता गया और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आया जो T2 था, वहाँ पे जो जान के तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन जैसे जैसे फिर आपका टेम्परेचर जैसे आपका क्या होता गया, गिरते गया, वेवलेंथ बढ़ती गई। तो यहाँ से आप इस चीज़ें समझ पा रहे होगे। Also, as the temperature increases, maxima of the curve shifted to the short wavelength और several attempt was made to predict the intensity of radiation as a function of a wavelength। तो wavelength के फंक्शन में हम इसको समझे कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कैसे कैसे इंटेंसिटी है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। और बच्चों आपके एनसीईआरटी में आपको जो है इतना डिटेल में आपको नहीं समझाया गया है कि ये रेडिएशन वगैरह वेवलेंथ की और इंटेंसिटी क्या है क्या नहीं है। तो आपको जो है बच्चों मैं अभी ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको डिटेल में बताऊँगा तो आपकी स्कोप ऑफ जो बुक है उससे आगे चला जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे लिखा बस उसको समझिए आप। तो यहाँ पे एक फंक्शन का काम करता है टेम्परेचर जो है वेवलेंथ के, इतना यहाँ पे लिखा गया है। बट द रिजल्ट ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो बच्चों वेव थ्योरी जो लाइट की थी उससे हमको ये सारा रिजल्ट बिल्कुल समझ नहीं आया। जैसे मैंने आपको पढ़ा हुआ, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो मन में भी रही होंगी, है ना। तो मैक्स प्लैंक जो आए बच्चों, उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी और वो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या बताया। तो मैक्स प्लैंक जो अराइव्ड हुए एट अ सेटिस्फैक्टरी रिलेशन बाय द मेकिंग एन अजम्पशन दैट ऑब्जर्वेशन एंड द इमिशन ऑफ अ रेडिएशन अराइजेस फ्रॉम द ऑसिलेटर दैट इज एटम इन अ वॉल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो बच्चों जो हमारे मैक्स प्लैंक थे हमारे, उन्होंने क्या किया, एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी हमको क्या दिया, रिलेशन दिया। क्या एजप्शन किया उन्होंने कि भाई उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है और एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, एराइज कहाँ से हो रहा है, एक ऑसिलेटर जो कि हमारा एक एटम है, एटम से तो आ रहा जा रहा है जो भी एनर्जी है वगैरह, इन दी बॉल ऑफ अ ब्लैक बॉडी, है ना। दियर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ ऑसिलेशन इज अ चेंज बाय द इंट्रैक्शन विद द ऑसिलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वहाँ पे उनकी जो फ्रिक्वेंसी का जो ऑसिलेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं किससे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह से, है ना। तो प्लैंक्स ने क्या किया बच्चों, वहाँ पे एक एज्यूम किया कि जो रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। हमने क्या कहा, प्लैंक्स ने ऐसा एज्यूम किया कि हम रेडिएशन को करते हैं सब डिवाइडेड कर देते हैं एक चंक्स में। चंक्स मतलब कि कुछ टुकड़ों में इसको कर देते हैं एनर्जी के। और ही सजेस्टेड है, तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया बच्चों की जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुड इमिट और ऑब्जर्व एनर्जी, वो जो है इमिट कर सकते हैं। या फिर इमिट का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों की, नहीं समझ रहे हो, इमिट मतलब होता है एनर्जी को बिल्कुल छोड़ना अपनी तरफ से, उसको इमिट बोलते हैं। ऑब्जर्व मतलब कि अपने अंदर लेना। तो क्या करते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं, यदि आपका उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि इमिट या फिर ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी में एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस मैनर। डिस्क्रीट क्वांटिटी मतलब थोड़ा देंगे फिर लेंगे, थोड़ा देंगे, ऐसे करके, है ना। ऐसा नहीं कि देते ही जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा उन्होंने बोला। मैं बच्चों जो जो बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% सही हैं, ध्यान से इसको समझिएगा।
और ही गिव द नेम क्वांटम, उन्होंने बच्चों उसका नाम दिया क्वांटम। और अब इसका क्या मतलब था, टू दी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और ऑब्जर्व। उन्होंने बच्चों बोला कि भाई ऐसी कोई क्वांटिटी होंगी बिल्कुल छोटी सी जो कि लेगा या देगा, उसको उन्होंने बोल दिया भाई इसको मैं क्वांटम बोलूँगा, है ना। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और ऑब्जर्व, है ना। इस क्वांटम का यहाँ से ये मीन है बच्चों, ये पूरा यहाँ तक आपका इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यहाँ तक, है ना। इसका मीन लिख लीजिएगा आप कि क्वांटम का क्या मतलब है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की जो कि मैं ले सकता हूँ या दे सकता हूँ, एक एटम जो है आपकी क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। और जो एनर्जी आपकी ई से हमने डिनोट की ऑफ द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज अ प्रोपोर्शनल टू इट फ्रीक्वेंसी वी इज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन आपका क्या, ई इक्वल टू आपका एच भी। अब इस रिलेशन को आप समझिए जरा बच्चों, जैसे जैसे आप क्या करोगे एनर्जी को बढ़ाओगे उसमें अंदर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी बढ़ती जाएगी। फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब होता है, वेवलेंथ पर यूनिट आपका क्या, एक यूनिट टाइम में जो वेवलेंथ निकलती है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो बच्चों जैसे जैसे मैं आपका टेम्परेचर को राइज करते जाऊंगा या फिर एनर्जी को जो है राइज करते जाऊंगा, आपका जो है वेलोसिटी जो होगी या फिर जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, ई जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी लिख सकता हूँ। अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों की जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है और वहाँ पे ये कांस्टेंट आपका ये क्या है, आपका एक एच है ना। तो एच हमारा कांस्टेंट आया और जो कि था क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको हमने क्या बोला एच से डिनोट किया और उसकी वैल्यू भी निकाली हमने, वो कैसे क्या थी अब समझिए उसको। तो जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट एच इज नोन एज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड हैज़ द वैल्यू जो है इसकी 6.626 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकंड। तो ये इन्होंने बच्चों ने निकाली। अब इसको बिल्कुल दिमाग में रट लेना इस जो है आपका कांस्टेंट को, क्योंकि आपके हर एक न्यूमेरिकल में केमिस्ट्री में जहाँ तक आपको पढ़ना है 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत यूज़ होगा। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34। इसको याद कर लीजिए बच्चों आप पहले तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये रिलेशन आप समझ गए क्या क्या था। और विथ दिस थ्योरी, और बच्चों इस थ्योरी से हमने क्या किया कि प्लैंक्स वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवलेंथ एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो बच्चों उन्होंने इस थ्योरी से ये प्रूव किया कि भाई जो हम एबल की मतलब कि एक्सप्लेन करने में एबल हुए कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट निकल रही है एक जो है एरिया से, है ना, पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकल रही है उसको तो हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जो इंटेंसिटी होती है इन रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी से ऐसा फंक्शन काम करती है वो किसके, फ्रिक्वेंसी या फिर उसकी वेवलेंथ का। जिसकी बच्चों मैथ स्ट्रॉन्ग है और उसने फंक्शन वगैरह को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मेरी बात समझ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फंक्शन किस तरह से उसका काम करती है ना। यदि आपने ये नहीं समझा तो पहले जाइए मैथ में फंक्शन वगैरह को समझिए, उसके बाद ये चीज़ समझ आएगी आपको कि हम ये क्या बोल रहे हैं, फंक्शन का कैसे कैसे जो है आपका डिपेंड कर रही है या फिर उस पर जो है आपका हो रही है, ये सब कुछ आपको तभी समझ आएगा, है ना। अब ये बात हुई बच्चों, अब जरा मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन क्या है वो जरा समझिए। तो क्वांटाइजेशन का क्या मीन होता है पहले तो वो समझना आपको। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है बच्चों कि कोई जो चीज़ होती है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आप भाई मेरे लिए क्या लाइए, एक मार्कर लाइए, है ना, मुझे कुछ लिखना है तो मैंने कहा आपसे कि मार्कर लाइए मेरे लिए, है ना। मार्कर तो आपको पता है इस तरह से होता है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मैंने आपसे दी मार्कर बोला है तो बच्चों मैंने सिर्फ आपसे मार्कर ही बोला है ना। आप ये नहीं कि मुझे मार्कर ये निप अकेली ला के दे दो। मार्कर का जब मैंने बोला तो मार्कर आपको ये पूरा लाना होगा तभी मैं बोलूँगा कि मेरा वो पूरा क्वांटाइज है या फिर मेरा पूरा एक मार्कर है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी निप अकेली ले आओ, इसका एक बैक है जो है पार्ट अकेला ले आओ। तो मार्कर क्या है, मैंने पूरा बोला तो मार्कर ही है। तो इस तरीके से क्वांटाइजेशन जो होता है वो हमारा एक पूरा होता है। तो अब इसको क्या हो यहाँ पे समझिए कि क्वांटाइजेशन हैज़ बीन कंपेयर टू द स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब समझ रहे हो बच्चों, जो सीढ़ियों पे चढ़ता है कोई भी आदमी। तो एक पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ द स्टेयरकेस, मतलब कि आपका किसी सीढ़ी के उस पर खड़ा है एक व्यक्ति, तो बट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू स्टैंड इन द बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई, जैसे आपका मैं बताता हूँ आपको, छड़ी है आपकी ये देखिए, तो कोई व्यक्ति क्या है यहाँ पे खड़ा है आपका, है ना, इस तरीके से ये कोई खड़ा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस पार्ट पे कभी खड़ा हो जाए, है ना, या तो होगा वो यहाँ होगा यहाँ होगा।
ऐसा होता है, कभी ऐसा तो होता नहीं यहाँ पे खड़ा हो जाए वो, ये समझिए आप। बट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम या फिर हर के लिए स्टैंड बिटवीन दी टू स्टेप्स जो है, और द एनर्जी कैन टेक एनी वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग सेट बट कैन नॉट बी टेक ऑन अ वैल्यू बिटवीन देम। तो यही मतलब है कि बच्चों यदि आपको मिलेगी एनर्जी तो पूरी मिलेगी, ऐसी नहीं कि हाँ आधी मिल जाए या पूरी मिल जाए। तो या तो मिलेगी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, मिलेगी तो एच भी मिलेगी, या फिर 2 एच भी मिलेगी, 3 एच भी मिलेगी, या एन एच भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 एच भी मिल जाए आपको कभी भी, है ना। तो 1/2 एच भी आपको कभी भी एनर्जी नहीं मिलने वाली है। ये हमको बताया किसने? प्लैंक्स ने। ये आप समझना बात को। अब चलिए बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और ये आपका 2.9 फिगर था, वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताता है, उसको भी जानेंगे हम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बच्चों और क्या नहीं है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो 1827 मतलब क्या है ये आपका, माफ़ कीजिएगा बच्चों, 1887 1887 जो हिंदी में थोड़ा मैं आपको बोलता हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा हिंदी मीडियम से ही थोड़ा इसको जाना बचपन से ही, इसलिए थोड़ा हिंदी वर्ड निकल जाते हैं ज़्यादा। तो क्या था, 1887 में जो है एच हर्ट्स जो है परफॉर्म किया एक वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट were ejected when the certain metal, for example potassium, rubidium, cesium, etc., were exposed to beam of light as shown in a figure 2.9। तो बच्चों एज हार्ट्स जो थे आपके, जिन्होंने फ्रिक्वेंसी भी डेवलप की थी या फिर उनको बताया था फ्रिक्वेंसी के बारे में, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट है, आपका समझने इस बात को, इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा इजेक्टेड कर सकते हैं हम एक सर्टेन मेटल से, जब उसमें हम क्या कराएं, एक बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं या उस पर एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज का मतलब होता है कि जब किसी पे आप टॉर्च मारते हो ना किसी के फेस पे, तो वो एक्सपोज होता है आपका, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं बीम ऑफ लाइट को, तो वो क्या करती है आपकी किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में मदद करती है। और वो कैसे, वो 2.9 में आपको मैं बताऊंगा। तो जो फेनोमेना होता है उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और उसके क्या क्या रिजल्ट निकले उसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप समझिए जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उस एग्जाम्पल की मदद से। देखिए यहाँ पे पूरे में हमने क्या किया है, ये आपका एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे ना तो कोई गैस है ना कोई आपका किसी भी प्रकार की एयर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिटेक्टर रखा है। डिटेक्टर मतलब कि कोई मेटल जो है आपका यहाँ से आपका डिटेक्ट करेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आएगा तो ये डिटेक्टर आपका क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, क्या है ना। मेटल सरफेस ले लिया हमने, यहाँ से एक लाइट बीम को हमने यहाँ से लाया आपकी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जाके हिट कराई, है ना। हिट करने से क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और निकल के यहाँ डिटेक्टर पे जाके पड़ा, और डिटेक्टर से क्या हुआ आपका, ये डिफ्लेक्शन आया, और हम समझ गए भाई यहाँ से कुछ ना कुछ तो क्या हुआ है, करंट निकला है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकला है, जिससे कि क्या है यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन आया है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया कि ये जो आपका है एच हार्ट्स ने जो आपको बताया था कि किसी भी वैक्यूम में क्या होता है, जब मेटल सरफेस को हम बीम से वो कराते हैं एक्सपोज, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये हमने इसकी मदद से जाना। ये बच्चों एग्जाम्पल जो है आपका एग्जाम में भी आ जाता है, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑब्जर्वेशन हमको क्या क्या मिली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमको मिली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली ऑब्जर्व हमको मिली कि जैसे ही हम किसी बीम को जो है यहाँ पे एक्सपोज करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है। ये इन्होंने बोला दैट्स जो कि आपका देयर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ बीम जो है आपका एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मतलब ये है इसका कि वहाँ पे कोई भी टाइम का लैग नहीं होता, मतलब कि कोई की टाइम की हेराफेरी नहीं होती। जिस तरह से आपकी लाइट आती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम, जैसे ये नहीं है कि पहले आपकी आई फिर धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन निकलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पॉन्टेनियसली होता है, बिल्कुल जैसे ही आएगी सट से निकल जाएगी। ये होता है आपका, ये पहला पॉइंट आपको बोलता है। दूसरा पॉइंट आपसे बोलता है भैया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड हो रहे हैं इज अ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट। अब समझ इस बात को कि भाई जितनी जो इंटेंसिटी होगी या जितनी आप लाइट को दोगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन आपसे बोलती है। थर्ड जो आपसे बोलती है कि फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट आल्सो नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व।
तो बच्चों यहाँ पे ये है कि हर एक मेटल की अलग अलग क्या है, एक फ्रिक्वेंसी बटी हुई है। मतलब ये है कि भाई उस फ्रिक्वेंसी के ज़्यादा आप लाइट दोगे तो ही तो आपकी जो है क्या निकलेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो कोई आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो जब इससे आप ज़्यादा दोगे, मतलब कि वी नोट से ज़्यादा आप फ्रिक्वेंसी को दोगे, तभी आपका इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या कम आउट होगा सर्टेन काइनेटिक एनर्जी में। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ अ लाइट यूज। तो यहाँ से ये थर्ड आपको बच्चों ये ऑब्जर्वेशंस मिली थी, वो आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो क्या क्या थी। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या लिखा है। तो ऑल दी अबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन बच्चों जो रिजल्ट आपको मिले वो सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स से आपके नहीं होने वाले थे सॉल्व। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे बिल्कुल हो चुकी है ठप। अब आपको नई जो है रिजल्ट चाहिए, नई आपको जो है थ्योरी चाहिए, और वो थ्योरीज मिलेंगी आगे चल के आपको। तो अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। अब बच्चों यहाँ से जो है हम देखें तो जो एनर्जी आपकी कंटेंट है वो बीम ऑफ लाइट डिपेंड करती है किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। और इन अदर वर्ड यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिटेक्टेड हो रहे हैं एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम सो डिपेंड ऑन ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी मतलब कि लाइट में वो होगा, प्रकाश होगा, या फिर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा उसमें से कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उतनी तेज काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ऐसा हुआ ऑब्जर्व कि जो थो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही उस पर। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे कि जो रेड लाइट है आपकी, जिसका की फ्रिक्वेंसी कितनी है 4.3 से लेकर 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक है, ऑफ एनी ब्राइटनेस इंटेंसिटी है। मे साइन ऑन अ पीस ऑफ अ पोटासियम मेटल फॉर अ हार, लेकिन 1 घंटे के लिए हमने इस फ्रिक्वेंसी को डाला, लेकिन वहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर नॉट इजेक्टेड, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट हुआ। बट एज सून एज दी वेरी बिग येलो लाइट आपकी एक हमने पीली कलर की क्या करी, 5.1 से लेकर जिसकी 5.2 तक आपकी 10⁻14 हार्स है, वो हमने उस पर चमकाई या साइन की, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको दिखा। तो यहाँ से हुआ क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी वी नॉट फॉर द पोटासियम आपको निकल के आई कितनी, 5.0 इंटू 10⁻14 हार्स। इस फ्रिक्वेंसी पे जाके ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा किस पे, आपका पोटासियम पे। ये बात आप याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों में, जो भी अभी आप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे कि आइंस्टीन जो थे 1905 वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट। और बच्चों उन्होंने जो आइंस्टीन थे आपके, वो जानते ही होंगे आप तो उन्होंने क्या किया 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जोड़ा, और उन्होंने एक अच्छा सा हमको एक रिलेशन बना के बताया। और वो क्या था जरा उसको जानते हैं हम। तो चलिए उसको देखते हैं। पहला क्या लिखा है यहाँ पे कि साइनिंग अ बीम ऑफ जो है लाइट ऑन अ मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूड एज अ शूटिंग ऑफ बीम ऑफ पार्टिकल। बच्चों जो साइनिंग करते हैं हम किसी भी लाइट बीम की किस पे, एक मेटल सरफेस पे, वो जो है आपकी एस व्यूज हो सकती है कैसे, एक शूटिंग जो है बीम ऑफ अ पार्टिकल और या फिर फोटोन्स। और व्हेन अ फोटोन ऑफ अ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ अ मेटल, इट ट्रांसफर्ड इट एनर्जीज इंटेंशनली जो है आपका क्या इंस्टेंटनेसली जो है आपका टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलाइजन एंड द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड विदाउट एनी टाइम लेग और डिले। तो जो मैंने आपको बच्चों पहले बता चुका हूँ जो बातें हैं वो यहाँ पे लिखी हैं कि जिस तरह से हम फोटोन्स वगैरह जो आते हैं आपके किसी भी क्या होते हैं मेटल सरफेस पे, तो वैसे क्या होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और उसकी जो है एनर्जी में चेंज आ जाता है ना। इंटेंशनसली मतलब ये है कि बिल्कुल उस क्षण में, एक उसमें पल में, है ना, कोई टाइम लैग नहीं होता वहाँ पे। ये यहाँ पे लिखा गया है आपका। और फिर क्या लिखा है कि जैसे जैसे आपकी ग्रेटर द एनर्जी पोसेस बाय द फोटोन, जितनी एनर्जी आपके फोटोन के पास होगी, मतलब फोटोन क्या है, इस जो है आपकी जो लाइट निकल रही है बच्चों, उसमें से क्या निकलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, उसमें से निकलते हैं फोटोन्स। तो फोटोन जैसे ही स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस को, जैसे ही क्या होगा फिर आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और उन्होंने बोला है कि यदि ग्रेटर आपकी एनर्जी होगी फोटोन के पास, तो ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड जो है इलेक्ट्रॉन की होगी। मतलब कि बहुत स्पीड से जो है क्या होंगे इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे।
और मतलब वेलोसिटी से निकलेंगे। और इन दी अदर वर्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। और सिंस द स्टार्टिंग फोटोन्स एनर्जी इक्वल टू द एच बी के बराबर है, अभी हमने देखी इक्वल टू आपका एच बी था। एंड यहाँ पे क्या लिखा वो और देखता हूँ मैं, एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच वी नॉट और आल्सो कॉल्ड अ बल्क वर्क फंक्शन, जो कि टेबल मैंने आपको 2.2 में अभी बताया भी था। देन द डिफरेंस इन दी एनर्जी जो कि एच वी माइनस एच वी नॉट, मतलब कि ई माइन या एनर्जी माइनस ई नॉट जो आप बोल सकते हो उसको। तो ये ट्रांसफर एज अ काइनेटिक एनर्जी, वही तो मैंने आपसे बोला था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही तो आपका वर्क डन होता है, तो वो यहाँ पे है आपका। और क्या है इसे ट्रांसफर ऐसा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन और फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनर्जी प्रिंसिपल के तहत हम ऐसा बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज अ गिवन बाय द इक्वेशन 2.7 से, मतलब कि एच वी इक्वल टू एच वी नॉट प्लस आपका हाफ एम ई वी स्क्वायर। अब एम ई क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन आपका ये हाफ जो रिलेशन बता रहा है काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ से जो एनर्जी होती है, यहाँ से एक चीज़ हमको समझ आ गई कि वो सम अप होता है किसका, एक ई नॉट का, मतलब जो इनिशियल उसकी होगी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है उसकी एनर्जी जो है ना, और प्लस उसका जो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये मिलके आपको मिलता है एच भी या ई मिलता है। ये आपको रिलेशन बताए आइंस्टीन ने, है ना। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि भेयर जो मास जो है आपका एम ई जो है इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एम ई क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड वी इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। और लास्टली अ मोर इंटेंस बीम ऑफ अ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ फोटोन, कंसिक्यूटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज लार्जर ऐसा कंपेयर टू दी इन एक्सपेरिमेंट इन विच अ बीम वर्क वीकर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्प्लॉयड। तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा आप समझ चुके हो क्या है या क्या नहीं है, और इस पे बेस्ड बच्चों आप न्यूमेरिकल करिए बहुत बढ़िया से। तो इसके बारे में बच्चों और डिटेल में आपको फिर कभी बताएंगे। ये तो आपका हुआ क्या था कि किस तरीके से आपकी जो लाइट वगैरह है, या फिर लाइट में क्या होता है कि जब हम बीम करते हैं पास तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है, किस वेलोसिटी से निकलता है, ये सारी लेसन आप यहाँ से समझ चुके हो। और इस लेसन को याद करके रखिए बच्चों, एच वी इक्वल टू एच वी नॉट प्लस आपका हाफ एम ई वी स्क्वायर। और मैं अब समझना इस बच्चों इस बात को कि हमने पहले भी इसको पढ़ा था, डबल बिहेवियर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और अब भी इसको पढ़ रहे हैं। क्या है ये जरा देखते हैं। तो डबल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है जरा इसको जानते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने देखा था या तो ये पार्टिकल्स में होते थे या बेम में होते, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या भाई असल में। तो जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, पोज आ डाइलेमा फॉर साइंटिस्ट, मतलब कि एक जो है क्या है, एक कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है ये कि भाई जो लाइट का नेचर कैसा है, ये साइंटिस्ट के लिए क्या है, कंफ्यूजिंग टर्म है ना। और ऑन दी अदर हैंड इट कुड एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटिस्फैक्टरीली, बट ऑन द अदर हैंड इज वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द नॉन वेव बिहेवियर ऑफ लाइट विच कुड अकाउंट फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बच्चों लेकिन क्या है कि अभी लाइट ने हमको क्या क्या जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उससे हमने क्या क्या चीज़ें समझी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ या फिर आपका ब्लैक बॉडी का रेडिएशन हुआ, ये सारी चीज़ें समझी। लेकिन ये जो हमको एक सेटिस्फैक्टरी या फिर एक कंसिस्टेंट जो हमको नहीं बता रहा था किसके, जैसे इंटरफेरेंस है या फिर डिफ्रैक्शन है, यदि लाइट का करते हैं तो क्या होगा, ये सब कुछ चीज़ें हमको नहीं पता चल रही थी उससे। तो जो द ओनली वे टू रिजॉल्व द डायलेमा वाज टू एक्सपेक्ट द आइडिया दैट लाइट पोजेस बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे देखिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है ये कि बच्चों इस डायलेमा से बचने के लिए, मतलब कि भाई लाइट है क्या, तो साइंटिस्टों ने क्या करा कि एक्सेप्ट कर लिया कि भाई लाइट दोनों ही है, वो वेव भी है और आपकी क्या है वो पार्टिकल्स भी है, ऐसा मान लिया। और लाइट हैज़ अ डुअल बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट, वी फाइंड दैट लाइट बिहेव जो है आइदर ऐसा वेव और ऐसा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स व्हेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैनर। बच्चों जैसे जैसे आपके जो है साइंटिस्टों ने पता किया तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो है लाइट दोनों में डिपेंड करती है, वो आपकी वेव भी है और पार्टिकल्स भी है। और जब आपकी रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द मैनर्स इट डिस्प्लेस पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज। जब
क्या होती है, लाइट जो होती है रेडिएशन इंटरेक्ट करती है, मतलब किसी से टकराती है मैटर के साथ, तो वो क्या करती है, वेव लाइक जो आपकी प्रॉपर्टी दिखाती है, मतलब कि इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में। और विच इज एक्सिबिट्स व्हेन इट प्रोपेगेट, जब उसकी जो है क्या होता है, प्रोपेगेट करती है इसके अंदर की वेव। और दिस कॉन्सेप्ट वाज टोटली है ना एलियन, मतलब कि अनजाना सा था, टू दी वे ऑफ द साइंटिस्ट थो अबाउट मैटर एंड रेडिएशन एंड इट टूक देम टू लॉन्ग टाइम टू बिकम कन्विंस्ड ऑफ इट बेडिलिटी। लेकिन बच्चों उस समय जब ये बात बोली गई कि भाई जो लाइट को हम वेव मान लेते हैं, जब वो क्या करेगी इसी मैटर से इंटरेक्ट करेगी, ये उनके लिए बहुत ही क्या था, एक अनजाना सा टॉपिक था, है ना। और इसकी वैलिडिटी मतलब कि एक निश्चितता को बताने के लिए भाई ये बात सही है, इसके लिए बहुत समय लगा साइंटिस्टों को। और ऐसा एक टर्न आउट हुआ कि इट टर्न आउट यूजल सी लेटर जो है क्या कि दैट सम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन आल्सो एग्जिबिट दिस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। और हम बच्चों आगे चल के भी देखेंगे कि कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को लेके चलो आप, वो क्या करेंगे, वेव नेचर को शो करेंगे और पार्टिकल नेचर को भी शो करेंगे, और ये हम आगे चल के भी देखेंगे।